नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले न्यूज टॉप 9 में बात करेंगे यूपी में कांवड़ यात्रा पर आज सर्वोच्च अदालत में क्या जवाब देगी यूपी सरकार। क्या आपने वडनगर रेलवे स्टेशन का नया लुक देखा? प्रियंका आज कहां उतर रही है मोर्चे पर? खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ 35 से ज्यादा लोग एक कुएं में गिर गए हैं, जिससे 3 लोगों की मौत अभी तक हो गई है, जबकि 13 लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। 20 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। दरअसल कुएं में पहले एक बच्चा गिर गया था, जिसे बचाने के लिए 40 से 50 लोग पहुंचे थे। तभी वहां जमीन धंस गई और कई लोग अचानक नीचे समा गए। देर रात से ही NDRF की टीम राहत में जुटी हुई है। मंत्री विश्वास सारंग, विदिशा के कलेक्टर और SP के साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर मौजूद है। CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंग्रेजों के जमाने से लागू राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। पीठ ने ये चिंता राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जताई। इसके साथ ही पीठ ने इस याचिका को इसी मुद्दे पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए शामिल कर दिया। राजद्रोह कानून पर मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा कि ब्रिटिश सरकार इस कानून का इस्तेमाल देश की आजादी के समय आवाज दबाने के लिए करती थी। इसका महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा। CJI ने सवाल किया कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की आवश्यकता है। शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बीच जारी विवाद बढ़ सकता है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार के खुश या नाखुश होने से मेरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पवार अपनी पार्टी के नेता हैं और हम अपनी पार्टी के। सरकार और पार्टी अलग है। हालांकि पटोले ने ये भी कहा कि पवार बड़े आदमी हैं, इसीलिए उनके स्टेटमेंट पर भी मैं रिएक्ट नहीं करता। दरअसल पवार ने पटोले को छोटा आदमी बताते हुए रिएक्ट करने से मना किया था। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार से कोरोना काल में ऐसे आयोजन करने के औचित्य पर जवाब मांगा था। खास बात यह है कि महामारी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी है। गुजरात के वडनगर का रेलवे स्टेशन आज से ब्रॉड गेज लाइन के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। अब देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली ट्रेनें इस सेक्शन पर बिना किसी रुकावट के चलेंगी। प्रधानमंत्री इस अपग्रेडेड वडनगर रेलवे स्टेशन का आज डिजिटल उद्घाटन करेंगे। इसी स्टेशन पर मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। वडनगर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है। PM मोदी आज गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क भी शामिल है। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम में PM रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर राजधानी और वरेठा के बीच MEMU को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होंगी। प्रियंका आज ही दोपहर 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जहां से वो सीधे हजरतगंज के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद प्रियंका मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय जाएंगी। प्रियंका इस बार खुद यूपी चुनाव के पूरे कैंपेन को लीड कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वो इसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। केजरीवाल ने ये बात बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हुई एक सभा में कही। दिल्ली के CM ने कहा कि उनके जीवन का हर क्षण हमारे लिए और पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। सिर्फ उत्तराखंड और भारत नहीं बल्कि विश्व उन्हें याद करता है। तो क्या आ गया सिद्धू और अमरिंदर की जंग का क्लाइमैक्स? हरीश रावत ने क्यों लिया U-टर्न? NHRC की रिपोर्ट क्या ममता दीदी के लिए बनेगी मुसीबत? देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में ये तमाम बड़ी खबरें। पंजाब में कांग्रेस के अंदर की राजनीति का क्लाइमैक्स बिल्कुल सामने दिख रहा है। कल देर शाम सिद्धू खेमा पूरी तरह से सक्रिय दिखा। चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों और करीब 10 विधायकों के साथ सिद्धू ने बैठक की। ये बैठक पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कैप्टन विरोधी सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि अगर कैप्टन के दबाव में आला कमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं देता है तो फिर आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाई गयी। 2-3 दिनों में ही गुड न्यूज देने की बात कह चुके पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के पास पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिखा। रावत से जब पूछा गया कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि किसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पंजाब में कांग्रेस में फिर से कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए हैं। अमरिंदर ने कल शाम सिद्धू को जवाब देने के लिए आनन फानन में पार्टी के अंदर अपने समर्थकों के साथ बैठक की है। संकट को भांपते हुए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत सोनिया गांधी से बात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और इसी बीच मिशन 2022 को लेकर कार्य समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक वर्चुअल होगी। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से पदाधिकारी इसकी अगुवाई करेंगे। यूपी में चुनावी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने दिल्ली से मुरादाबाद तक का सफर तय किया। वह सबसे पहले गाजियाबाद में रुके, उसके बाद हापुड़ से अमरोहा और संभल के रास्ते मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की। कई जगहों पर उन्हें देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ नजर आई। ओवैसी उत्तर प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं। और क्या भारत के इंग्लैंड दौरे पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल? क्या टीम मैनेजमेंट से हुई कोरोना के खतरे को भांपने में गलती? कैसी है ओलंपिक के लिए टीम की तैयारी? देखते हैं टॉप 9 टीम इंडिया। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऋषभ पंत समेत टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों के बाद अब एक सपोर्टिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जबकि इनके संपर्क में आए साहा और 3 कोचिंग असिस्टेंट को आइसोलेट करना पड़ा है। कोरोना पॉजिटिव आए स्टाफ थ्रो डाउन एक्सपर्ट दयानंद करानी है। इंग्लैंड दौरे पर गए भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ को कल से ही डरहम में क्वारंटीन होना था, लेकिन पंत, साहा और 4 स्टाफ मेंबर्स में से किसी को भी वहां नहीं भेजा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पंत के अलावा दूसरे खिलाड़ी भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन इन्हें भी आइसोलेशन में रखा गया है और 18 जुलाई को दूसरी बार टेस्ट किया जाएगा। कुछ खिलाड़ियों की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी मैनेजमेंट के स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई है। ऐसी जानकारी मिली है कि पंत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी खुद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री 11 जुलाई को विंबलडन फाइनल देखने पहुंचे थे। यही नहीं, बाकी खिलाड़ी भी आइसोलेट होने की बजाय बाहर घूमते फिरते दिखे। कुछ खिलाड़ियों की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी मैनेजमेंट के स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई है। ऐसी जानकारी मिली है कि पंत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी खुद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री 11 जुलाई को विंबलडन फाइनल देखने पहुंचे थे। यही नहीं, बाकी खिलाड़ी भी आइसोलेट होने की बजाय बाहर घूमते फिरते दिखे। संकट इस बात को लेकर है कि टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की अभी सिर्फ पहली डोज ही लगी है। इन खिलाड़ियों को वैक्सीन की दूसरी डोज इंग्लैंड में ही लगनी है। हालांकि कुछ खिलाड़ी और स्टाफ ने वैक्सीन की सेकेंड डोज भी ले रखी है। भारतीय टीम को 20 जुलाई से प्रैक्टिस मैच खेलना है, जबकि 4 अगस्त से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। टीम इंडिया के खिलाड़ी 23 जून को साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद से इंग्लैंड में ही हैं। इनमें से कुछ अकेले या फिर परिवार के साथ अलग अलग छुट्टियां मना रहे थे। बीसीसीआई ने कहा कि कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में घूमने भी गए थे, लेकिन सभी को 14 जुलाई यानी परसों ही टीम के साथ जुड़ना था। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में सिर्फ 2 दिन पहले इसी महीने की 6 जुलाई को इंग्लैंड के भी 3 खिलाड़ियों समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तब आनन फानन में इंग्लिश टीम से जुड़े इन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था और पाकिस्तान के खिलाफ लगभग पूरी नई टीम उतारी गई थी। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटे भारतीय बॉक्सर्स इन दिनों इटली में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बॉक्सिंग टीम कल टोक्यो पहुंचेगी। इनमें 9 मुक्केबाज शामिल हैं, जिनमें 5 पुरुष और 4 महिला बॉक्सर शामिल हैं। इन तस्वीरों में आप मैरी कॉम को भी देख सकते हैं, जो लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के आखिरी दौर में है। वेट लिफ्टिंग में भारत की इकलौती दावेदार मीराबाई चानू अमेरिका में प्रैक्टिस कर रही हैं। मीराबाई का ये दूसरा ओलंपिक है। वह 49 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। मीराबाई वर्ल्ड नंबर 1 भी रही हैं, इसीलिए उनसे मेडल की काफी उम्मीदें हैं। कहां पकड़ी गई फेक आरटीपीसीआर रिपोर्ट? कहां से आई तीसरी लहर की कमजोर होने की राहत वाली खबर? किस राज्य में खुल रहे हैं स्कूल और कहां अभी नहीं है कोई उम्मीद? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। गाजियाबाद से उत्तराखंड घूमने आए 4 पर्यटकों के पास से 13 फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पकड़ी गई। ये सभी मसूरी घूमने जा रहे थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में आने के लिए बाहरी राज्यों के पर्यटकों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए योगी के तरीकों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। पीएम ने कहा कि पूर्वांचल मेडिकल का हब बन रहा है। जिस इलाज के लिए यहाँ से लोग दिल्ली और बॉम्बे जाते थे, तो वो अब वाराणसी में ही संभव होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अब हमें कोरोना को नहीं बढ़ने देना है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हम सबको कोरोना के नियमों का पालन करना है।
कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के आखिर में आ सकती है। आईसीएमआर में महामारी और संक्रामक बीमारियों से जुड़े विभाग के प्रमुख डॉक्टर समिरन पांडा ने ये बात कही है। डॉक्टर पांडा ने सबसे बड़ी बात ये कही कि तीसरी लहर के दूसरी लहर जितनी खतरनाक होने की आशंका नहीं है। कोलकाता में एक पाकिस्तानी महिला को वैक्सीन देने से मना करने का मामला सामने आया है। शहर कैसर नाम की कराची की ये महिला 7 साल से कोलकाता में रह रही है। उसकी शादी यहीं के फरहान नामक युवक से हुई है। वैक्सीनेशन केंद्र पर उसने भारत सरकार की ओर से सर्टिफाइड मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन उसे सिर्फ इस वजह से वैक्सीन नहीं दी गई क्योंकि उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। कोलकाता के सरकारी केंद्र पर पाकिस्तानी महिला शहर कैसर का वैक्सीनेशन न होने पर एक प्राइवेट अस्पताल आगे आया है और उसने महिला को वैक्सीनेट किया। अस्पताल की ओर से कहा गया है कि हमने महिला को वैक्सीनेट किया है और ये हमारे लिए खुशी की बात है। वैक्सीन हम सबका अधिकार है और ये पूरे समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी अपने पूर्ववर्ती की तरह उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि दुख की बात है। चिदम्बरम ने कहा कि वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन न होने के बोर्ड लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि टीके की कमी की शिकायत करने वाले सभी राज्य झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा में आज से स्कूल खुलने लगे हैं। 9 से 12वीं की कक्षाएं पहले शुरू की जा रही हैं, जबकि 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं भी खुल जाएंगी। कोरोना के मामले कम होने के बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पिछले दिनों स्कूल को खोलने का फैसला किया था। दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि हम अभी किसी तरह से जोखिम नहीं उठाना चाहते। बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टडी से पता चलता है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, इसलिए जब तक टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक स्कूल खोलना संभव नहीं है। कुछ राज्यों की वजह से क्यों बढ़ रही है कोरोना संक्रमण बढ़ने की चिंता? चीन में अब आया कौन सा नया वायरस? क्या चीन पर बढ़ रहा है कोरोना के ओरिजिन को बताने का दबाव? देखते हैं टॉप 9 महामारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,068 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान करीब 40,000 लोग रिकवर हो गए। वहीं महामारी ने एक दिन में 544 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा 170 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। केरल और महाराष्ट्र में एक बार फिर रिकवरी से ज्यादा नए केस आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर बात करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम की ये बातचीत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की थी, जिसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है कि लापरवाही की गई तो कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 5Ts फॉर्मूले पर जोर देने को कहा है। पत्र में लिखा है कि सरकारें टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर फोकस करें। कोरोना संकट के बीच एक राहत भरी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर समिरन पांडा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी कुछ समय के बाद सामान्य इन्फ्लुएंजा की तरह एंडेमिक चरण में पहुंच सकती है, यानी ये बीमारी संभव है कि कुछ दिनों में वैसी खतरनाक न रह जाए जैसी आज है। दिल्ली के रोहिणी की डीसी चौक मार्केट को बंद करा दिया गया है। मार्केट में कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसी को देखते हुए 19 जुलाई तक बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया है। राजधानी में तमाम सख्ती के बावजूद लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुडुचेरी में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक समारोहों और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति है। सब्जी और फलों के स्टॉल सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। चीन पर कोरोना की उत्पत्ति को लेकर तथ्यों को सामने लाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। WHO ने कहा है कि चीन को कोरोना के ओरिजिन की जांच में और बेहतर तरीके से सहयोग करना होगा। खास बात यह है कि WHO का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका 90 दिनों के अंदर कोरोना के ओरिजिन का पता लगाने की बात कह चुका है। चीन में एक शख्स एवियन फ्लू के H5N6 स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी के बीच इस नई बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। 55 साल का ये शख्स बाजहोंग शहर का रहने वाला है, जो सिचुआन प्रांत में स्थित है। 6 जुलाई को मरीज को बुखार आया था, जिसके बाद उसकी जांच की गई। चीन पर कोरोना का असर दिखने लगा है।
साल की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर गई है। पहली तिमाही में 18.3% ग्रोथ रेट के मुकाबले दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.9% ही रही। उत्तराखंड की भारत चीन सीमा पर चिनूक हेलीकॉप्टर दाऊद को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा। सिक्किम पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर चीन का स्थायी निर्माण। राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची। चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाकिस्तान। LAC और LOC पर भारतीय सेना दुश्मनों का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने उत्तराखंड की भारत चीन सीमा से लगी अग्रिम चौकियों का जायजा लिया। चिनूक हेलीकॉप्टर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा और चौकियों का निरीक्षण किया। LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन अब सिक्किम पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर सैनिकों के लिए स्थायी कंक्रीट ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों के पास नए सैन्य शिविर देखे हैं। ऐसा ही एक कैंप उत्तरी सिक्किम के नकुल इलाके से कुछ ही दूरी पर देखा गया, जिससे ये साफ हो गया कि चीन LAC पर लंबे समय तक रहने की तैयारी कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। NCB की कस्टडी के दौरान इकबाल कास्कर ने बताया कि दाऊद पाकिस्तान में बैडमिंटन खेलता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी सामने आई है कि दाऊद और छोटा शकील पाकिस्तान में बैठकर भारत में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में एक बार फिर बम विस्फोट हुआ है, जिसमें एक कैप्टन समेत 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। धमाका बलूचिस्तान प्रांत के पासनी जिले में हुआ। राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जिससे दोनों देश राफेल का विकल्प ढूंढने में लगे हुए हैं। चीन अपने J-20 शेंगडू 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को राफेल से बेहतर बताने में लगा है, लेकिन ये सच है कि J-20 राफेल के आगे नहीं टिकता। स्पीड के मामले में ये पाकिस्तान के F-16 को भी मात देता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने चीन से बातचीत के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने कहा है कि चीन अगर दलाई लामा को तिब्बत जाने की इजाजत देता है तो बातचीत संभव है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा अपनी जन्मभूमि और तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि चीन से बातचीत के रास्ते भी खुल जाएं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में अपने इंजीनियरों को खोने के बाद चीन को अपने दोस्त पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा चीन ने बम धमाके की जांच खुद करने का फैसला किया है। आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। चीन के जुहाई शहर में एक निर्माणाधीन सुरंग में बाढ़ का पानी भर जाने से 14 मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चीनी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बाढ़ की वजह से सुरंग में फंसे मजदूरों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेज में चीन के मालन एयरबेस पर एक बड़ा हैंगर दिखाई दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल स्पेस मिलिट्री रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी देश के एयरफोर्स बेस पर इतने बड़े हैंगर नहीं बनाए जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।